यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिलाओं और छात्राओं को लेकर बड़ा चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सपा की सरकार बनने पर स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी। इसके तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। साथ ही 12वीं पास मेधावी छात्राओं को पढ़ाई में मदद के लिए मुफ्त लैपटॉप देने का प्रस्ताव रखा गया है। सपा के इस ऐलान को महिला मतदाताओं और छात्राओं को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बरेली जिले में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा के दौरान मेडिकल पास कराने का झांसा देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वो अभ्यर्थियों से मेडिकल क्लियर कराने के नाम पर 40,000 रुपए ऐंठ रहा था। उसके पास से कथित फर्जी मुहर और संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी बिचौलिए के झांसे में न आए। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के चुनावी वादों पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी है। राजभर ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष की सरकार बनने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने युवाओं और छात्रों से सपा के वादों पर विचार करते समय सावधानी बरतने की अपील की। राजभर ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के विकास कार्यों और सुशासन को देख रही है। उन्होंने विपक्ष पर बयानबाजी के जरिए जनता को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ महिलाओं के लिए रोडवेज यात्रा से जुड़ी बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की वरिष्ठ महिलाएं उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। योजना को रक्षाबंधन और रक्षा कवच से जोड़कर पेश किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक यात्रा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस सुविधा से लाखों वरिष्ठ महिलाओं को सीधी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने राज्य में चर्चा में रहे हिजाब विवाद को लेकर राजनीतिक दलों को खरी खरी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म की मान्यताओं, परंपराओं और पहनावे को लेकर संकीर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए। मायावती के मुताबिक चुनावी लाभ के लिए संवेदनशील मुद्दों को तूल देने से सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। उन्होंने संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के प्रावधानों का हवाला देते हुए शिक्षा, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही। कन्नौज जिले में शस्त्र लाइसेंस की सिफारिश लेकर पहुंचे एक युवक को जिलाधिकारी की फटकार का मामला सुर्खियों में है। बताया गया कि युवक के मुंह में गुटखा था, जिसे देखकर जिलाधिकारी ने उसे अपनी आदत छोड़ने की नसीहत दी। जिलाधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि जब तक वो गुटखा खाने की आदत नहीं छोड़ता, तब तक पिस्टल लाइसेंस पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन की ओर से अनुशासन और जिम्मेदारी को अहम बताया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही ये मामला चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से लंबित चयन प्रक्रियाओं को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा है। सरकार की ओर से अगले 6 महीनों में 1 लाख से अधिक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विभिन्न भर्ती बोर्डों को प्रक्रियाएं तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ने की खबर है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए कुशीनगर और महराजगंज समेत कई जिलों में प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था मजबूत करने के लिए टीमों की तैनाती की गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। वाराणसी में भारी बारिश के बाद बीएचयू अस्पताल परिसर और मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में जलभराव की गंभीर समस्या सामने आई है। अस्पताल परिसर में पानी जमा होने से मरीजों, तीमारदारों और कर्मचारियों को आवाजाही में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मणिकर्णिका क्षेत्र में भी जल निकासी को लेकर दिक्कतें बताई गई हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम और प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग उठाई है। संबंधित विभागों के सामने जल निकासी व्यवस्था बेहतर करने की चुनौती बनी हुई है। संभल जिले में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर क्षेत्र में एक मदरसे की कथित अवैध बाउंड्री वॉल और पक्के निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई थी। अधिकारियों ने साफ किया कि सरकारी जमीन या बिना अनुमति किए गए निर्माण के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने लोगों से निर्माण से पहले अनुमति और दस्तावेजों की जांच करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक दरोगा और सिपाही भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर आगामी कैबिनेट बैठक में विचार किया जा सकता है। नए नियमों का मकसद भर्ती परीक्षा को और पारदर्शी बनाना, फर्जीवाड़े की संभावना कम करना और शारीरिक दक्षता से जुड़े मानकों को बेहतर करना बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में कुछ स्थानीय पार्षदों द्वारा हाथ में गंगा जल लेकर शपथ लेने का वीडियो सामने आने के बाद पूरा मामला चर्चा में आ गया है। बताया गया कि नगर निगम से जुड़े विकास कार्यों के आवंटन और कथित अनियमितताओं को लेकर पार्षदों के बीच मतभेद चल रहे थे।
इसी संदर्भ में कुछ पार्षदों ने एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ ली। वीडियो वायरल होते ही राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों और संगठन स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। रक्षाबंधन से पहले प्रयागराज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान कथित तौर पर 70 कुंतल मिलावटी मावा और संदिग्ध मिठाइयां जब्त की। जब्त सामग्री को नष्ट कराया गया और नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान खाद्य सामग्री की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने की बात कही है। प्रशासन ने कारोबारियों को नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। झांसी जिले में शादी के करीब 2 महीने बाद एक दंपति से जुड़ा विवाद पुलिस तक पहुंचा है। पति ने अपनी पत्नी पर दूसरे व्यक्ति से संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया। उसका दावा है कि पत्नी उसे रात में दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी और कथित रूप से प्रेमी को घर बुलाती थी। पति के मुताबिक शक होने पर उसने स्थिति पर पैनी नजर रखी। पुलिस ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर पूछताछ और जांच शुरू कर दी है। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी की खबर है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 78,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। वैश्विक बाजार के संकेतों और मांग का असर कीमतों पर बताया जा रहा है। चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। त्योहार और शादी के मौसम से पहले की इस तेजी से आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर असर पड़ सकता है। घरेलू शेयर बाजार में आज जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला। वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच सेंसेक्स करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद होने की जानकारी है। निफ्टी में भी दबाव देखा गया और बाजार लाल निशान में बंद हुआ। आईटी, बैंकिंग और ऑटो से जुड़े शेयरों में बिकवाली का असर बताया गया। विशेषज्ञों के मुताबिक मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में बाजार में अस्थिरता बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों में बारिश के कारण आवक प्रभावित होने से कई सब्जियों के दाम बढ़ने की खबर है। टमाटर और हरी मिर्च की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही। पिछले सप्ताह के मुकाबले कुछ सब्जियों के खुदरा दामों में 15 से 20% तक बढ़ोतरी बताई गई है। आलू और प्याज की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। हरी सब्जियों की महंगाई से घरेलू रसोई का बजट प्रभावित हो रहा है। बागपत में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टरों को लेकर बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। शहर के कुछ प्रमुख स्थानों पर पोस्टर दिखाई देने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टरों को हटवाया। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है। बिजनौर के एक डिग्री कॉलेज परिसर में 2 प्रोफेसरों के बीच विवाद हिंसक झड़प तक पहुंचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। आरोप है कि झड़प के दौरान एक प्रोफेसर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर दूसरे की ओर तान दी और गोली चल गई। राहत की बात यह रही कि किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। अमेठी में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने चीनी के कथित अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ कई स्थानों पर छापेमारी की। जांच के दौरान कुछ गोदामों में स्टॉक रजिस्टर और उपलब्ध माल के बीच बड़ा अंतर मिलने की बात सामने आई है। प्रशासन ने संबंधित व्यापारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने त्योहारी मौसम में कृत्रिम किल्लत पैदा करने और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बरेली में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 0 पॉइंट चौराहे पर एलिवेटेड रोड बनाने की बड़ी योजना सामने आई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से परियोजना के लेआउट और प्रारंभिक बजट को मंजूरी मिलने की जानकारी है। प्रस्तावित सड़क से शहर के अंदरूनी हिस्सों और राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्ग मिल सकता है। इससे व्यस्त चौराहे पर दबाव कम होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों को लंबे समय से यातायात जाम से राहत की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने के कारण कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए 40 से अधिक जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। झांसी, जालौन, इटावा और औरैया जैसे जिलों में तेज बारिश के साथ जलभराव की आशंका जताई गई है। बंगाल की खाड़ी से बने मौसम तंत्र का असर प्रदेश में बताया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की अपील की है। गोरखपुर में पुलिस हिरासत से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी के फरार होने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। आरोपी के थाने से भाग जाने की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराई। लापरवाही के आरोप में थानेदार और कुछ सिपाहियों को निलंबित किए जाने की जानकारी है। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही हैं। आगरा में करीब 27 साल पुराने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिस मुख्य आरोपी को रिकॉर्ड में वर्ष 2019 में मृत घोषित बताया गया था, वो वर्ष 2026 में जीवित मिला। पुलिस को सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई और आरोपी को दबोच लिया गया। जांच में उसके पहचान बदलकर रहने की बात सामने आने का दावा किया गया है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आरोपी इतने वर्षों तक किस पहचान से रहा।
बागपत में धर्म परिवर्तन से जुड़े विवाद के बाद एक महिला ने घर में तोड़फोड़ और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक दूसरे धर्म से अपने मूल धर्म में वापसी करने के बाद कुछ लोगों ने उसके घर में जबरन प्रवेश किया। उसने आरोप लगाया कि घर में बने छोटे मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बैंकिंग धोखाधड़ी से जुड़े बड़े मामले की जांच सामने आई है। आरोप है कि जालसाजों ने फर्जी पहचान पत्र और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से 1,87 लाख रुपए का होम लोन हासिल किया। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। पुलिस ने धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल 18 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। जांच में बैंक कर्मचारियों और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। मुरादाबाद में स्वाइन फ्लू के एक मामले की पुष्टि होने की जानकारी सामने आई है। बताया गया कि शहर के 42 वर्षीय एक वरिष्ठ डॉक्टर में लक्षण पाए जाने के बाद जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज को निजी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति को देखते हुए सरकारी और निजी अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई है। मेरठ में नमो भारत सेवा के बावजूद दिल्ली रोड पर यातायात जाम की समस्या बनी हुई है। करीब 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को काफी समय लग रहा है। सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य और वाहनों के दबाव के कारण यातायात प्रभावित होने की बात सामने आई है। स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने प्रशासन से यातायात प्रबंधन मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने व्यस्त मार्ग पर अतिरिक्त ट्रैफिक, पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात करने का सुझाव दिया है। रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत सेवाओं के फेरे बढ़ाने की जानकारी सामने आई है। त्योहार के दौरान यात्रियों को कम अंतराल पर ट्रेन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक सेवा करीब हर 8 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर और सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था भी की जाएगी। यात्रियों को यात्रा से पहले परिचालन संबंधी आधिकारिक जानकारी जरूर जांचने की सलाह दी जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान घायल व्यक्ति की गवाही में मामूली विरोधाभास को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि दुर्घटना या आपराधिक घटना के समय घायल व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए बयान में छोटा अंतर होना अपने आप में पूरी गवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। गवाही का मूल्यांकन पूरे मामले के तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, ये भी साफ किया गया। प्रयागराज और वाराणसी में गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में चिंता गहरा गई है। वाराणसी में गंगा का पानी कई घाटों तक पहुंच गया है और दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बनी है। प्रयागराज के तटीय इलाकों में भी बाढ़ का पानी कुछ घरों तक पहुंचने की जानकारी है। प्रशासन प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत व्यवस्था बनाए रखने में जुटा है। लोगों से नदी किनारे जाने से बचने की अपील की जा रही है। नोएडा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान करीब 955 किलोग्राम संदिग्ध देसी घी और पनीर की खेप जब्त किए जाने की जानकारी है। शुरुआती जांच में घी में घटिया तेल और अन्य संदिग्ध सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। विभाग ने जब्त सामग्री को सील कर नमूने जांच के लिए भेजे हैं। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को गुणवत्ता मानकों का पालन करने की चेतावनी दी है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की सफाई के दौरान टिश्यू पेपर पर बम लिखा मिलने से सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सतर्क हो गईं। सूचना मिलते ही विमान को अलग स्थान पर ले जाकर सुरक्षा जांच शुरू की गई। बम निरोधक दस्ते और अन्य एजेंसियों ने विमान तथा यात्रियों के सामान की बारीकी से जांच की। कई घंटे चली जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद यात्रियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली। सहारनपुर के एक प्रमुख राजनीतिक काजी परिवार में आपसी खींचतान की चर्चा जोरों पर है। परिवार के भीतर राजनीतिक प्रभाव और आगामी चुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर मतभेद होने की बात कही जा रही है। ये विवाद अब सोशल मीडिया और सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधियों में भी दिखाई देने लगा है। परिवार से जुड़े लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप की चर्चाएं भी सामने आई हैं। स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर इस घटनाक्रम के असर को लेकर क्षेत्र में गहन चर्चा है। कौशाम्बी जिले में खेत के पास चारपाई पर एक युवक का शव मिलने की गंभीर घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक शव की स्थिति को देखते हुए मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुराग तलाश रही है और मृतक की पहचान की जानकारी जुटाई जा रही है। चित्रकूट जिले में खेत की ओर गई 45 वर्षीय महिला को जहरीले सांप के काटने की दुखद घटना सामने आई है। परिजनों ने महिला को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले महिला की मौत हो गई और चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है।
ग्रामीणों से खेतों और झाड़ियों वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मेरठ पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर शुरू किए जाने की अच्छी खबर सामने आई है। सेंटर का मकसद पुलिसकर्मियों और आम लोगों को शुरुआती स्तर पर कैंसर की जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। यहां एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर आधुनिक मशीनों के जरिए जांच और चिकित्सकीय परामर्श देंगे। शुरुआती चरण में बीमारी की पहचान होने से उपचार शुरू करने में बड़ी मदद मिल सकती है। इसके संचालन से पुलिस परिवारों और नागरिकों को अतिरिक्त सुविधा मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने की अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में अब तक 17,67,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत होने का आंकड़ा बताया गया है। इस संख्या के साथ उत्तर प्रदेश देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। राज्य सरकार की ईवी नीति और सब्सिडी को इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में माना जा रहा है। इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।